मज़दूरों के रेले चल रहे हैं। अपने कारोबार, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर सैकड़ों और हज़ारों मील पैदल चलते हुए वीडियो भी आपने देखे और दुनिया भर के फ़ोटोग्राफ्स भी देखे। इसी के बीच में कुछ लोग उन्हें उम्मीद जता रहे हैं कि जिन मालिकों ने उन्होंने पैसा नहीं दिया या जो अपनी मजदूरी छोड़ के आए हैं वो उनको वापस मिल जाएगी। इसमें एक मेरा बहुत बड़ा शक है कि आने वाले मज़दूर जहाँ काम करते थे शायद अपने असली नाम से काम ना करते होंगे, तो वो मजदूरी किसको भेजेंगे। और ये भी मैं इस संदर्भ में बता रहा हूँ कि मेरे घर का एक वाक़या है। हालांकि मैंने इस घटना को एक बार लिखकर भी पब्लिश किया था, फिर भी आज आपको सुना देता हूँ। यह हो सकता है बहुत से दोस्तों को ना मालूम हो। हुआ ये कि हमारे बच्चे बहुत छोटे थे और मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना था, और बाहर भी इस कंडीशन में जाना था कि 2-3 महीने तक मैं वहाँ से अपने परिवार को संपर्क भी नहीं कर सकता था। तो थोड़ा सा मसला सुरक्षा को लेकर हुआ। हमारे सामने 2 विकल्प रखे गए कि या तो हम गार्ड ले लें, सिक्योरिटी गार्ड ले लें, या फिर हम अपना मकान बदल कर ऐसी जगह आ जाएं जो सुरक्षित सा अपार्टमेंट हो। खैर, हमने दूसरा वाला विकल्प चुना, अपना मकान बदल लिया। हम नए मकान में आए और जैसा कि हमारे भारत में, खासकर दिल्ली में चलता रहता है कि औरतें घर में रसोई के बर्तन और घर के झाड़ू पोछा के लिए कोई ना कोई हेल्पर रखती हैं, काम वाली बाई, जो 200-400 रुपये महीना लेती है, सफाई कर जाती है, बर्तन मान जाती है, वो भी खुश, वो भी खुश। और ऐसी गरीब औरतें 4-6 घरों का काम करती हैं, 3-4 हज़ार रुपये कमा लेती हैं, शायद उनके घर में कुछ हेल्प हो जाती होगी। तो हमने जैसे मकान बदला, हमारी वाइफ के पास एक लेडी आई, कहती जी मेरा नाम आशा है और मैं नीली बत्ती वाली भाभी जी के यहाँ भी काम करती हूँ। इन लोगों की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ये हर घर को किसी ख़ास नाम से या पहचान से उसका नाम रख लेते हैं। तो होम सेक्रेटरी होते थे, उनकी गाड़ी पर नीली बत्ती बहुत चमकती थी, तो उनको सब कहते थे, गार्ड भी यही कहते थे, वो नीली बत्ती वाले साहब हैं। जैसे हमको कहते थे हम कुत्ते वाला घर है, जो हम कुत्ते अक्सर पालते थे। खैर, उसको रख लिया। तो अगले दिन वो आई काम पर, और आने के बाद उसने हमारी वाइफ से कहा कि साबुन सर्फ कहाँ रखा है। उसकी बोलने की टोन से मुझे शक लगा कि एक तो ये लेडी दिल्ली की नहीं है, ये अलीगढ़ के आसपास की भाषा बोल रही है, और दूसरा इसकी भाषा में थोड़ा सा इस्लामिक टच है, या ऐसे माहौल से आई है, मुस्लिम माहौल से आई है। तो संभव है कि इसने अपना जो नाम बताया आशा, वो झूठ है, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी वो नाम उससे मैच नहीं कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मोहतरमा आप कहाँ रहती हैं? उसने कहा जी मैं सुल्तानपुरी झुग्गियों में रहती हूँ और मेरे खाविंद बीमार रहते हैं। तो एक आध सेंटेंस के बाद ही शायद उसको गलती लगी, वहम हुआ, या उसको एहसास हुआ कि उसकी गलती पकड़ी गई है। हाथ जोड़ के कहने लगी, या उसको ऐसा भी लगा हो कि हम मुस्लिम ही ना आए, क्योंकि हमारे घर में कोई कैलेंडर और कोई ऐसा फ़ोटो देवी देवता वाले नहीं लगते। एक हमारी माता जी का फ़ोटो लगा हुआ है जो चेहरे मोहरे से पहचाना ही नहीं जाता। अक्सर पंजाबी बुज़ुर्गों के चेहरे और पहनना ओढ़ना एक सा होता है। खैर, उसने कहा जी बाबूजी ऐसा है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अलीगढ़ के पास की रहने वाली हूँ, मेरा खाविंद बीमार रहता है अस्पताल के पास, इसलिए मैं आ गई हूँ, और मेरा असली नाम सलमा है। अगर मैं सलमा नाम बता के यहाँ काम करने आऊँ तो मुझे कोई काम पे नहीं रखेगा, इसलिए मुझे नीली बत्ती वाली भाभी जी ने कहा था कि तू अपना नाम आशा रख ले।
और जब मैंने आशा नाम बताया तो मुझे आज 6 घरों में काम मिल भी रहा है। खैर, हमारी अहलिया मोहतरमा को ये बात थोड़ी पसंद नहीं आई। उन्होंने सलाह की और उसे हुक्म लगा कि तू सबके काम छोड़ दे। तुझे जितना 5 घरों से 6 घरों से कमाई मिलती है, हम 2 ही घर देंगे और हम 2 घरों पर ही तू काम करेगी, और बर्तन पोछे के अलावा कल से तू रसोई में भी काम करेगी। जो भी रसोई में आप हेल्पिंग कर सकते हैं, सब्जी काट दें, कड़छी चला दे, या जितना जो भी उनका काम रहता होगा, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। खैर साहब, उसने शुरू कर दिया। अच्छा वक्त गुजरता रहा। वो हमारे बेटे को भी लेके आती थी स्कूल से, उसको खाना भी खिलाती थी, और ज़्यादातर काम वो अपने आप बिना कहे कर देती थी, जैसे घर की मेंबर हो। तो आधा दिन हमारे घर करती थी, आधा दिन नीली बत्ती वाली भाभी जी के यहाँ, और हम दोनों घरों से ही उसका गुजारा अच्छा हो रहा था। खैर, हमारा तो आना जाना था, हम आते जाते रहे। एक बार मैं 3 महीने के बाद वापस आया तो वो आके कहती है, बाबूजी मैं 10 दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी कि कब आप आओगे तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। हमने कहा, क्यों सलमा आपा, क्या हो गया? इससे पहले मैं एक बात बतानी भूल गया कि जब उसने काम शुरू किया तो शुरुआती दिनों में हमारी मिसेज ने नोटिस किया कि वो दोपहर को छत पे चली जाती है, कितनी भी धूप हो, और आधे घंटे बाद आती है। उसने उससे पूछा कि तू क्या करने जाती है ऊपर दोपहर में? तो पहले तो हिचकिचाई, फिर कहने लगी कि असली बात यह है जी, मुझे किसी ने कहा कि अगर जुमे की नमाज़ पढ़ेगी तो तेरे घर में तकलीफ़ कम हो जाएगी, तो मैं ऊपर नमाज़ पढ़ने चाहती हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में फ्लैट या अपार्टमेंट इतने बड़े नहीं होते कि उसमें अलग से हम उसको कोई कमरा देते या जगह दे देते। हमारी वाइफ को गुस्सा आया, शायद पहली बार मैंने उसको डांटते हुए देखा था। उसने उसको डांट लगाई कि तू नमाज़ पढ़ने क्यों जाती है ऊपर? अगर तुझे नमाज़ पढ़नी है तो तू यहाँ नीचे ही पढ़ लिया कर। और उसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। ये चांस की बात है कि जिस दरी के टुकड़े पर हमारी वाइफ सुबह बैठ के पाठ करती थी, उसी को उसको जानमाज़ या मुसल्ला बनाने का मौका मिल गया। और जिस रुख वो नमाज़ पढ़ती थी, उस रुख हमारे घर का छोटा सा मंदिर था। तो कुछ ऐसा चांस होता था कि वो सजदा मंदिर के दरवाजे की तरफ हो जाता था। हालांकि मैंने उसे मजाक में कहा भी कि सलमा आपा, तू सजदा तो हमारे मंदिर की तरफ कर रही है, तेरा अल्लाह नाराज़ होगा। वो हंस के चल दी। शायद तब तक हमारा मीडिया इतना एग्रेसिव नहीं था हिंदू मुस्लिम वाला, या उसको मंदिर मस्जिद का, भगवान और अल्लाह का फ़र्क नहीं मालूम रहा होगा। खैर, वक्त गुजरता चला गया तो उसने हमसे कहा कि जी मेरे खाविन तो गुजर गए थे आपके पीछे, और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, उसका निकाह है, तो मैं आपसे इजाज़त और माफ़ी के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं आशा थी, आपने मुझे सलमा बनाया, और आज आपके बच्चों ने मुझे सलमा आपा बना दिया। आज पूरा अपार्टमेंट मुझे आपा के ही नाम से जानता है। अब मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने गांव जा रही हूँ, बेटी का निकाह करूँगी, वापस नहीं आऊँगी। हमारी वाइफ ने कहा ठीक है, लेकिन आप कल ज़रूर आएंगी और कल हम आपको आपका हिसाब कर देंगे। अगले दिन आई। पता नहीं लेडीज़ ने आपस में क्या बातचीत की हो, तो वाइफ ने उसको उसका हिसाब दिया या क्या दिया लिया मुझे भी नहीं मालूम। चूँकि हमें हमेशा टॉप फ्लोर मिलता रहा रहने के लिए, हम उसे छोड़ने के लिए नीचे आए। तो हमारे अपार्टमेंट के 40-45 घर हैं। लगभग हर घर का आदमी बाहर निकला हुआ था उसको रुखसत करने के लिए, और सबके हाथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट था।
चाहे एक बर्तन हो, चाहे एक बेडशीट हो या कपड़ा हो, जिसकी जो गुंजाइश थी। अब वो आप मान लें उसकी बेटी के कन्यादान में दे रहे थे या जिस भी वजह से दे रहे थे। हमने ऑटो में उसका सामान लदवाया, हम खड़े थे, अचानक वो ऑटो से उतरी, उसने पहले मेरे पैर छुए, फिर मेरी वाइफ के छुए, तो मेरी वाइफ ने उसको रोक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जो पास आने की हिम्मत नहीं करती थी, उसने अपना सिर वाइफ के कंधे पर रख दिया, उसको थोड़ा सहलाया, तो उसने कहा वही बात कि मैं यहाँ आशा बन के आई थी, मुझे सलमा और सलमा से सलमा आपा बना दिया, लेकिन आज आप लोग मुझे रुखसत ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई अपनी बेटी को करता है। बेशक उसके बाद वो नहीं आई, लेकिन हम जब भी घर में कभी आलू की सब्जी बनाते हैं, आलू पूड़ी जो यूपी में बहुत बनती है, आलू का झोल कहते हैं जिसको, तो हम उसे बहुत याद करते हैं, क्योंकि वो आलू का झोल बहुत अच्छा बनाती थी। तो खुदा बेहतर जानता है वो कहाँ है, कैसे है, जहाँ भी है हम उसके लिए दुआएं करते हैं, वो सलामत रहे, उसकी बच्चियाँ खुश रहें। अगर वो हमें याद नहीं भी करती होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र है, लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग जगह बना जाते हैं और कुछ लोग जगह बिगाड़ जाते हैं। खुदा हाफिज़।